आज हम टॉपिक करेंगे हिस्टेरेसिस कर्व, द फिनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ बी बिहाइंड एच व्हेन अ स्पेसिमेन ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू अ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि मान लो, एज्यूम कर लो, हमने एक स्प्रिंग लिया और उस स्प्रिंग में से करंट पास किया। तो जब उस स्प्रिंग में से करंट पास करेंगे तो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। अब हम उस स्प्रिंग के अंदर क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक मटेरियल डाल देंगे। मैग्नेटिक मटेरियल कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है। तो जब आप उस स्प्रिंग में से करंट पास करोगे तो वो स्प्रिंग आपको एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड का काम करेगा, ठीक है, एच का काम करेगा। और जो मटेरियल आपने अंदर रखा हुआ है वो आपका क्या करेगा, मैग्नेटिज्म इंड्यूस करेगा, उस मटेरियल में मैग्नेटिज्म बनेगा जिसको हम बी नाम देंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। एच हुआ वो स्प्रिंग जिसमें आपने करंट दिया है, वो मैग्नेटिज्म दे रहा है बाहर से, उसको हम एक्सटर्नल फील्ड कहेंगे। इसके अंदर वो स्प्रिंग करेगा एक्सटर्नल फील्ड का काम। और जो मैग्नेटिक मटेरियल तुमने उस स्प्रिंग के अंदर डाला है वो करेगा आपका मैग्नेटिक मटेरियल का काम। तो जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे, मतलब एच की वैल्यू बढ़ाओगे, वैसे वैसे उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म भी बढ़ता जाएगा। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे ओ से। ये इस तरह से आपका क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म बढ़ेगा विद द इंक्रीज इन एच। अब ये कहता है ए एक सैचुरेशन पॉइंट है। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक मटेरियल तुमने रखा है अंदर उसमें मैक्सिमम मैग्नेटिज्म आ जाएगा, उसके ऊपर उसके अंदर मैग्नेटिज्म आप बढ़ा नहीं सकते हो, चाहे भले ही आप एच की वैल्यू और ज़्यादा कर दो। तो इस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं और ओ ए कर्व हुआ आपका जो इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में ये क्या करेंगे कि आपके जो करंट है उसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मतलब आप करंट को कम करना शुरू कर दोगे और धीरे 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 आप करंट को क्या कर दोगे, जीरो, मतलब एच इस पॉइंट पे फिर से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप कर्व को फॉलो कर रहे हो तो देखो, जीरो पे आपके अंदर जो बी की वैल्यू हो वो जीरो नहीं हुई। ये जो बी की वैल्यू जो जीरो नहीं हुई है इसको नाम देते हैं हम रिटेंटिविटी। मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे एच तो जीरो हो गया है लेकिन बी की वैल्यू इतनी रह गई, ये वाले पॉइंट तक, इसको हम नाम देते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है, रिटेंटिविटी आपकी रहेगी। इसको और इसको रेमिनेंस भी वर्ड दिया गया नाम, और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, फिर क्या करो, फर्दर आप एच की वैल्यू और नेगेटिव कर दो, उल्टी डायरेक्शन में कम करना शुरू कर दो, मतलब एच की वैल्यू नेगेटिव लोगे अब यहाँ से। तो एच की वैल्यू जहाँ पे बढ़ाने के बाद आपका जो है बी है वो जीरो हो जाए। अब देखो बी यहाँ इस पॉइंट पे बी की वैल्यू क्या है, जीरो हो गई। ठीक है, तो वो नेगेटिव वैल्यू ऑफ एच, वो रिवर्स करंट ऑफ एच जहाँ पे आपका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसको हम नाम देते हैं कोरिसिविटी। ठीक है, तो दो टर्म्स है इसके अंदर, ये मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशंस भी दी हुई हैं। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी लेफ्ट इन द स्पेसिमेन व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जिसको हम एच कहते हैं, इज रिड्यूस टू जीरो, वो मैंने पहले आपको बताया, जिसको नाम देंगे रिटेंटिविटी और रेमेनेंस। और दूसरी बात मैंने बोली कि फर्दर अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में एच की वैल्यू ले जाते हो, एच को जीरो से नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाओगे या रिवर्स डायरेक्शन में करंट देते हो, तो उस केस में आपकी मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है, जो मैग्नेटिज्म है वो रिड्यूस टू जीरो हो जाएगा। और मैग्नेटाइजिंग फोर्स कैसी है, नेगेटिव हो जाएगी। उस पॉइंट पे हम जो मैग्नेटिज्म आपने जीरो कर दिया उस टर्म को हम नाम देते हैं कोरिसिविटी। तो इसको आपने लाइन से रिप्रेजेंट करना है, ये चीज़ आपकी कोरिसिविटी है, यहाँ से ओ से लेके सी तक। ठीक है, और ओ से लेके बी तक आप क्या कहोगे, रिटेंटिविटी। ठीक है, तो दोनों टर्म को अच्छे से समझ लेना है, इसका डायग्राम आपने बना लेना है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा बुक से बनाएंगे अच्छे से बन जाएगा, अदरवाइज आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। As the reverse current in solenoid is increased in magnitude, we once again obtain saturation in the reverse direction। और अगर मैं फर्दर और इसको नेगेटिव डायरेक्शन में करंट एच को बढ़ाता रहूँगा तो जैसे ए की सैचुरेशन आई थी वैसे अब रिवर्स डायरेक्शन में डी पे भी सैचुरेशन आ जाएगी। इसके बाद उसका मैग्नेटिज्म उल्टी डायरेक्शन में और नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, फिर आप फर्दर इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाओ। तो इस तरह से हमारा क्या है, एक साइकिल आपको रिपीट होता हुआ मिलेगा। ठीक है, ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। ये जो साइकिल है इसको नाम दिया गया है हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है, हिस्टेरेसिस कर्व हम इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टर्म्स आती हैं परमानेंट मैग्नेट। आपने देखा होगा जो बार मैग्नेट है उनको हम परमानेंट मैग्नेट भी कह देते हैं। ये जनरली स्टील के बने होते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स वो मैग्नेट होते हैं जिनका फेरोमैग्नेटिज्म क्या रहता है, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या रहती है, लंबे समय तक रहती है, मतलब वो मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते रहते हैं। अब कैसे मटेरियल को हम परमानेंट मैग्नेट में चूज करते हैं, जिनकी हाई रिटेंटिविटी हो, हाई कोरिसिविटी हो एंड हाई परमिएबिलिटी हो।
ठीक है। रिटेंटिविटी कोर्सिविटी भी आपने पढ़ा है अभी, और परमिएबिलिटी आपको पता है जो अपने अंदर से मैक्सिमम लाइंस को पास करने दे, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस को जो पास करने देता है उसको हम परमिएबिलिटी कहते हैं। जिसकी हाई होगी वो ज़्यादा अलाउ करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स, ठीक है, विच हैव हाई परमिएबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी, ठीक है। ये ध्यान में रखना आपने कि परमिएबिलिटी तो हाई होनी चाहिए लेकिन रिटेंटिविटी आपकी कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, ताकि वो जैसे ही आप उनको स्विच ऑफ करो, करंट कम कर दो, तो एकदम से उनका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए, मतलब उनमें रिटेन ना रहे मैग्नेटिज्म। सॉफ्ट आयरन इसके लिए सबसे यूज़फुल है, जो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके बाद एक और टर्म इसमें हम पढ़ेंगे, ये आपने कर्व देखना है बेटा, ये आप ध्यान दो, ये स्टील के लिए है, सॉरी सॉफ्ट आयरन के लिए ये वाला कर्व जिसकी रिटेंटिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रिटेंटिविटी ज़्यादा है। और ये स्टील है जिसके लिए हम लेते हैं कि रिटेंटिविटी इसकी क्या है, कम है, रिटेंटिविटी कम है लेकिन कोरिसिविटी क्या है, ज़्यादा। तो जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, हम बोलते हैं कि परमानेंट मैग्नेट में हम सॉफ्ट आयरन की बजाय स्टील को प्रेफर करते हैं, जबकि रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन की ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो स्टील है उसकी कोरिसिविटी बहुत ज़्यादा है, जबकि स्टील की सॉफ्ट आयरन की कोरिसिविटी बहुत कम है, ठीक है। तो कोरिसिविटी ज़्यादा होने की वजह से हम प्रेफर करते हैं स्टील को परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, क्योंकि वो अपना मैग्नेटिज्म जल्दी, कोरिसिविटी ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि वो अपना मैग्नेटिज्म जल्दी लूज़ नहीं करेगा, बहुत दिनों तक उसके अंदर मैग्नेटिज्म रहेगा, भले ही उसकी रिटेंटिविटी कम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। और एक कल वाला आपने टॉपिक है, ये भी ध्यान में रखना है कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो लेस देन 1 होती है, मतलब नेगेटिव होती है, ठीक है। और जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो लेस देन 1 होती है, ठीक है। ये नेगेटिव नहीं है, 0 से बड़ी रहेगी लेकिन लेस देन 1। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव तो होती है लेकिन आपकी स्मॉल वैल्यू में होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ठीक है। और रिलेटिव परमिएबिलिटी आपकी 1 से ग्रेटर रहती है लेकिन फिर भी स्मॉल रहती है। इसके बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जिनकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, 1 से बहुत बड़ी होगी, और रिलेटिव परमिएबिलिटी भी उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो बिटवीन डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। बाकी प्रॉपर्टीज़ भी आप बुक से देख सकते हो।